प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका सेट वन जो है हिंदी ए का कंप्लीट करा दिया गया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंग्लिश का सेट वन जो है कंप्लीट करा दिया गया है और मैथ का सेट वन आप देख रहे हैं। हर वीडियो में बता दिया जाएगा कि कौन कौन से आपके सेट्स तैयार हो चुके हैं। तो ये 3 सेट जो है इस चैनल पे देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर के साथ में लिखित सॉल्यूशन और 100% प्रॉपर आंसर। ठीक है ना? प्रॉपर आंसर मतलब जो एग्जाम में आप लिख के आओगे वो आंसर। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है इसमें पूछा गया है बिंदुओं, यानी कि आपका एक बात और बता दूं, 1.5 घंटे का पेपर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, लिख करके करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो 1.5 घंटे में ये पेपर आपसे नहीं होने वाला है। इसमें रह जाएंगे आपके बहुत सारे पेपर्स। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, बिंदुओं -7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये सॉल्यूशन, तो ये भी ध्यान रखना है आपका। तो यहाँ पे जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इसका, तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट द टू पॉइंट्स। माना कि हमने ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है ये अलग अलग हो गए, पी और क्यू मान लिया। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इसी तरह माना माना हमने हिंदी में लिख लिया है। माना कि बिंदु पी का निर्देशांक x1 और y1 और क्यू के निर्देशांक जो है x2 y2 हैं। ठीक है, मानो नहीं, यहाँ पे माना कर देना। ठीक है, तो हमने x1 x2 यहाँ से निकाल लोगे, आपके पास पता ही है इस जगह पे x1 x2 दे रखा है आपको। ये है जो -5 है ये x1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और y1 जो है उसके बगल में -7 केवल 7 है वो हो जाएगा। फिर x2 दूसरे वाले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है आपका -1 वो x2 हो जाएगा और y2 जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गए। अब हमारे पास डिस्टेंस दूरी फॉर्मूला जो है हमें पता है, तो हम जो है दूरी फार्मूला का यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और इसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ जो है ये x1 x2 और y1 y2 के मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मान रखने पर जो है इस तरह से हमारा समीकरण बनता जाएगा। 32 लास्ट में आएगा और 32 को हम जब टुकड़े करेंगे तो 16 इंटू 2 हो जाएगा। और 16 का जो है हमारे पास अंडर रूट जब निकालते हैं तो 4 हो जाएगा और 2 है अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा। तो हमारे पास जो 4 इंटू अंडर रूट 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर को लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, साइन ए 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान आपको निकालना है। साइन ए इज 3/4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस ए एंड टेन ए। तो हमको पता है साइन जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यानी कि 3 लंब है और 4 जो है कर्ण है। तो यहाँ पर जो हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल्स बनाने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्राइंगल कोई भी बना दिए, ABCD नाम दे दीजिए। आपको पता है कि कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा और इसमें बोल रहा है साइन ए, यानी कि ए जो है यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका, ये क्या है आपका थीटा है, यानी कि इसका मान दे रखा है, यानी कि ए माना है। तो यहाँ पर जो है ये ए है, तो इसका मतलब जो थीटा वाला और 90 वाला दोनों एंगल वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, यानी बेस मानते हैं। तो ये हमारी ए बी जो है ये बेस हो गई। अगर ये बेस है तो हमारा बी सी जो है ये अपना हाइट हो गया, यानी कि हाइपोटेनस हो, परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो है हमारा ए सी जो है ये हो गया हमारे पास में। ए सी को हम क्या करेंगे, ए सी जो हमारा माना जाएगा, ये वाली लाइन ये हमारी जो हो जाएगी क्या, कि आपका हाइपोटेनस यानी कि लंब, ठीक है, सॉरी कर्ण। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन। अब इस तरह से हमें पता है कि साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं P/H, यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब 3 दे रखा है और कर्ण आपको 4 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लंब देखिए, लंब का कौन से लंब मैंने बताया आपको 3 है, तो लंब कौन सी है, तो आपका जो लंब है ये है। कभी इसको आप आधार मान लो, ये आधार नहीं है आपका, ये लंब है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा डायग्राम जो है उस साइन के ए एंगल के हिसाब से चलेगा, ए एंगल जैसे बोलेगा, जो भी साइन की वैल्यूज़ जो जी एंगल दी जाती है उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो है कौन सा एंगल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर BC/AC हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो यहाँ पर BC है ये 3 और AC जो है ये आपका 4 है। तो BC और AC बटे में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब हमने माना कि BC जो है 3x है और AC जो है 4x है, क्योंकि 3 और 4 दे रखा है तो हम x साथ में पुट कर देते हैं, x बाद में कट जाएंगे, x हम कांस्टेंट ऐसे ही लेते हैं, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। इसके बाद में हम जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके है हम ए बी ज्ञात कर लेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम को हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है
हमारे पास एसी का जो वैल्यू हमें पता है, एसी के मान रख देंगे और हमारे पास बीसी का मान रख देंगे, तो ए बी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे और जो है हमारा यही फॉर्मूला में जब हम निकालेंगे तो ए बी जो है हमारा 7 निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देखते जाइए, अंत में हम चलते जाएंगे तो हमारा जो ए बी है √7x निकल जाएगा। ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द कोस ए एंड टेन ए, यानी कि हमें कोस ए और टेन ए ज्ञात करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा गया है, तो जो स्टूडेंट हिंदी के माध्यम से हैं, वो हिंदी वाले याद उतारें, और जो आपके इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वाले वर्ड्स जो है उतारें सभी जगह पे। तो कोस जो होता है, कोस जो हमारा कोस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यानी कि बेस हो गया, और कर्ण जो हो गया वो हाइपोटेनस हो गया। इसी तरह टेन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और आधार हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने बताया था आपका, ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर आपका बीसी है, क्योंकि थीटा एंगल ये है आपका ए एंगल है। और जब भी मैंने बताया है कि आपका जो एंगल और 90 डिग्री वाला जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो है, इस पे ही आपका यहाँ पे थीटा बना हुआ है, और इसी लाइन पे ही आपका 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है ना। बाकी दोनों जो मतलब एक ही लाइन पे 90 डिग्री और थीटा वाली लाइन जो हमारी बेस होती है, ये ध्यान रखना है। कभी बेस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट की, हमारे को पता ही नहीं चलता कि बेस कौन सा लेना है, यानी कि आधार कौन सा होगा। तो आधार लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस पे थीटा और 90 दोनों लाइन, दोनों उसी लाइन पाए, वही हमारा जो है बेस यानी कि आधार होगा। तो बस उसके हिसाब से हमारा जो है आंसर आराम से निकल जाएगा। अब हम आधार बट्टे कर्ण यानी कि वहाँ से आधार और कर्ण की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास जो है आंसर्स सभी के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कोस ए की वैल्यू आ जाएगी √7/4 और टेन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/√7। तो इस तरह से हमारा जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मान ज्ञात करना है। 2 tan² 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमारे पास ये टेबल फॉर्म याद रखना चाहिए, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट में जो है ये टेबल बनाना सिखाया है, कैसे सीखते हैं इसको बता रखा है मैंने। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और इसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल याद रखना ताकि आपके नंबर जो है ना कटे, और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, नहीं तो आपसे ये जो है एग्जाम पेपर में सॉल्व ही नहीं होगा। 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समय खत्म हो चुका होगा 1.5 घंटा। देखते देखते 1.5 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम पेपर पढ़ने में ही आपको आधे घंटे लग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, और जितने मॉडल पेपर्स डाल रहे हैं उनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और बोलें कि प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पर जो है आपको 45, 30 और 60 का मान पता होना चाहिए, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि टेन 45 जो है 1 डिग्री, 45 डिग्री 1 होता है, कोस 30 डिग्री जो है √3/2 होता है, और साइन 60 जो है √3/2 होता है। ठीक है, इन दोनों का मान जो है हमारे सेम होते हैं। अब यहाँ पे जो है हम चलते हैं, इसके जो है यहाँ पर जो हमारे को दे रखा है इक्वेशन, इनमें सभी के मान रख देंगे। तो इन मानों को रखते हैं, और मान को रखते ही जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें कि कोस 38 और कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 बराबर 0 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करने के लिए इसका LHS यानी कि ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, और इसको हमने ले लिया यहाँ पर। अब हमें पता है कि जो कोस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे, थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 52 दे रखा है। तो थीटा को ले लेंगे, किसी भी एक को हम ले लेंगे, और यहाँ पर जो है दूसरा थीटा ले लेंगे जो हमारा 38 हो जाएगा। तो दोनों हमने ले ली, एक थीटा 52 और एक थीटा 38, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम सबको चेंज कर देंगे। तो हम इसको कोस 38 को क्या लिख सकते हैं, कोस 38 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 52। 52 घटाओगे तो वापस कोस 38 आ जाएगा। इसी तरह कोस 52 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 38, इसका भी हमारे पास यही वापस आ जाएगा। माइनस में साइन है, तो साइन को साइन में रहता है, क्योंकि ये इसको हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है कोस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन में बदल जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा ये भी साइन में बदल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है इसको हमने साइन में बदल दिया, और पहले वाले साइन में थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे के सारे वैल्यूज़ जो है सेम आ गई, और दोनों की जब एक दूसरे में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये RHS के बराबर जो हमारा प्रूव करना था उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यानी कि RHS और LHS बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इसको इंग्लिश और हिंदी वर्जन में बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है और बहुत मेहनत लगी है, ध्यान रखना है आपको। और आपके सॉल्यूशंस जो हैं हम उनको कंप्लीट करा रहे हैं। अगर मुझे लगा कि आपका रिस्पांस जो है सही नहीं मिल रहा है, तो केवल जो सॉल्यूशंस है वो अपने हिसाब से जो है हिंदी मीडियम में ही देंगे, क्योंकि इतना समय फिर हम व्यतीत नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा समय लगता है जब दो पेपर्स, एक ही पेपर को दो लैंग्वेज में करना हो। तो यहाँ पर जो है हमने इसको इंग्लिश में लिखा है कि हमने मान लिया कि जो फोर राइट सर्कुलर सेंटर हमारे पास क्या क्या है, रेडियस 7 दे रखा है, और हाइट हमारे को 5 दे रखी है। यहाँ पे हिंदी में उसी को लिखा है। उसके बाद में
हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमारे पास एच की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, दोनों को वैल्यू को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, काट पीट करेंगे और हमारे पास 770 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन यानी वॉल्यूम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच में संबंध बताना है। तो 3 माध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 माध्य होते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए ये रिलेशन इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप इस तरह से लिख दो या फिर आप ये 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या और एक सम संख्या यानी कि एक ओड नंबर और एक इवन नंबर आपको बताना है कि क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है, एक ऑड नंबर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो हमको पता है इस पासे को फेंकने से अगर हम कोई डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, कुल परिणाम जो आ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल हमारे पास संभावित परिणाम 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को जो विषम संख्याएं हैं इसमें से देखेंगे तो विषम संख्याएं 1 3 और 5 ये विषम संख्याएं, यानी कि टोटल कुल विषम संख्याएं कितनी हो गई, 3 संख्याएं हो गई। अब हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो विषम परिणाम कितने हैं, अभी देखा हमने 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं 6 है, तो 3/6 करेंगे, 3/6 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह से अब हमारा इवन निकालेंगे यानी कि सम संख्या निकालेंगे, जिसमें कुल परिणामों की संख्या वही है 6 की 6 ही है, और जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 6 हैं, क्योंकि 1 2 3 4 अंक जितने हैं उतने ही 6 ही होंगे। टोटल हमने मतलब परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है 6, और वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब सम जो नंबर है इसमें से देख लेते हैं, सम नंबर 2 है, 4 है और 6 है, तो 2 4 6 हमने इवन नंबर लिख दिए। तो इवन नंबर टोटल कितने हो गए, तो 3 हो गए, यानी कुल सम संख्याएं कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता ऑफ इवन नंबर यानी कि आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्याओं सम परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। सम परिणाम जो है 3 है और कुल परिणाम जो है हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास वो 6 हैं, तो 6 हम जो है यूज़ कर लेंगे, तो 3/6 फिर से ये भी 1/2 आ जाएगा। तो दोनों ही परिणाम कितने आ रहे हैं हमारे पास, सेम टू सेम आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्शन जो आपका बी शुरू हो चुका है, इसमें पूछ रहा है बिंदुओं 5 कोमा -6 और -1 कोमा -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है। वाई अक्ष को अगर विभाजित करती है तो एक्स अक्ष जो है वो शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर एक्स अक्ष को विभाजित करने की बात आती तो वाई अपने आप शून्य हो जाता। चलिए कोई नहीं, माना बिंदु कि हमने ये बिंदु मान लिया कि ये ए है और वो दूसरा वाला बी है, मान लिया ना, इसको इंग्लिश में भी लिखा है लेट ये, हमने इसको लाइन से ड्रॉ कर दिया कि ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है, और हमने ये बोला कि वाई अक्ष किस अनुपात में काटेगा। तो मान लिया कि हमारा जो है ये पी पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट जो हमने बताया कि वाई अक्ष दे रहा है, तो वाई है ही, और इसका कोऑर्डिनेट जब वाई है तो वाई अक्ष काटेगा तो एक्स जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, लेट द पॉइंट पी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, पी वी द रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब पी माना कि पी वह बिंदु है जो रेखाखंड को विभाजित करता है। सिंस पॉइंट पी इज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि पी जो है वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे लिखा है कि पी अगर वाई एक्स पर है तो यानी कि कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जो है एक्स के वो 0 होंगे। ठीक है, तो 0 होगा तो एक्स 0 हो गया और वाई वाई रहा। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया पी का जो कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जो हो गए 0 और वाई। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम अनुपात जो है ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें अनुपात ही पूछ रहा है कि किस अनुपात में है। तो सिंपल है, अब हम क्या करते हैं, मानते हैं कि रेशो जो है के और 1 का है, यानी कि यहाँ पर जो है ये अनुपात इस वाले लाइन का के है और इस वाले अनुपात को 1 मान लिया, के और 1 अनुपात मान लिया। हमें m1 यानी कि के मिल गया और m2 जो है 1 मिल गया। हमारे पास m1 m2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x1 हमें पता है, यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, y1 हमें पता है -6 दे रखा है यहाँ पे, और इसी तरह से आपका जो है यहाँ पे x2 जो है -1 दे रखा है, तो -1 जो है x2 ले लेंगे, और y2 जो है आपको -4 दे रखा है तो ये -4 ले लेंगे। और जो हमारे पास x और y जो है ये रहे, x का मान 0 है और y का मान y है, बस। अब हमारे को विभाजन सूत्र हमें यानी कि सेक्शन फॉर्मूला पता है कि x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। इसमें सारी वैल्यू जो हमने ऊपर m1 m2 x1 x2 की सारी वैल्यूज जो जो ली हैं उनको सबको पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो हमारे पास जो है के की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि हमने जो माना था कि 5:1 में विभाजित करेगा, तो हम सादा सीधा लिख देंगे कि अतः के बराबर 5, इसलिए बिंदु दिस को वाई अक्ष जो है 5:1 अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे हमने
नीचे लास्ट में निचोड़ जो है इसका लिख दिया। इस तरह से सॉल्यूशन कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है तीनों दे रखे हैं आपको एबीसी। तो हमारा जो है शीर्ष जब दिए होते हैं तो हमारे को त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जिसमें x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। जहाँ पर देखिए कि 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, कोई भी रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज़ है ना, फॉर्मूला याद करने का। अगर x1 है तो y2 और y3 आएगा, अगर x2 है तो y2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर x3 है तो y3 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है x1 x2 x3 के जो मान है यहाँ पे दे रखे हैं हमारे को, इसी समीकरण से हम जो है ऊपर के दिए गए वैल्यू से ये सारी समीकरण की वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू लिख लेंगे। और इन सभी को मान में इस वाले जो एरिया है इस एरिया के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है हम सभी वैल्यू को मान को रखने पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको हम सरलीकरण कर देंगे, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करते करते आएंगे, इसमें तो अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि हाँ भैया इसको ऐसे करो, जोड़ना घटाना तो आपको आता है, तो बस उसको प्लस माइनस करते करते जाना है। और लास्ट में जो है -2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। और ये -2 में आ गया क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जो है नकारात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए हम +2 लिख देंगे इसको। तो सिंस द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2 स्क्वायर यूनिट, यानी अतः त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल है 2 स्क्वायर यूनिट होगा। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, एक धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पास से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए, ये मीनार बना लिया, मान लो ये मीनार है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और हमारे को ये जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री रखा है। और यहाँ पे जो सी से बी की डिस्टेंस है वो उसने बोला है कि जो है मीनार के पास से बिंदु मीनार के पास से बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, तो यहाँ पर मीनार की ये पाद है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका बॉटम है, इससे दूर कोई 15 मीटर दूर जो है एक बिंदु है जो कि 60 डिग्री बना रही है। समझ में आ गया आपको डायग्राम अब? तो बस अब हमें करना है, तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है, यहाँ पे माना हुआ है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, माना कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, सो ए बी इक्वल्स टू एच हो गया, यानी कि ए बी जो है ये h मीटर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लिखा है, ध्यान रखना। सभी के लिए सब कुछ लिखा है, बहुत मेहनत लगती है सब लिखने में। इसके बाद में जो है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बी से सी की दूरी जो है हमें दे रखी है, बी से सी की दूरी जो है 15 मीटर है, ये भी हम लिख देंगे। जो जो चीज़ें दी होती है, यानी कि सी भी हमारे को 15 सेंटीमीटर दे रखी है। शिखर का उन्नयन कोण हमारे को 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि एलिवेशन जो है एंगल वो 60 डिग्री, यानी कि एंगल अगर हम देखें बी सी ए या ए सी बी जो है हमारे को 60 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पर जो है चूंकि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि ये वर्टिकल खड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। अब सीधी खड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है तो हमने बता दिया कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि यहाँ पर जो है हम यूज़ कर सकते हैं टेन वाला फॉर्मूला। और टेन जो है आपका पता ही है क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 90 वाला और जो थीटा वाला जो लाइन होती है, जिस लाइन पे थीटा और 90 दोनों आती है वो हमारा आधार होता है। तो आधार यहाँ पे सीधा सीधा हो गया बी सी, बी सी आधार हो गया सीधा। और बी सी आधार हो गया तो ये लंब हो गया, और ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो गया। बस, तो कुछ नहीं, लंब बटे आधार, यानी कि पी बाई एच। तो पी यानी लंब क्या है हमारे पास, तो लंब देखो, लंब यानी पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बी मतलब बेस। शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर बेस समझ ना पाओ, इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो लंब हो गया, अपन में आधार हो गया। लंब जो हमारा क्या है, तो वो ए बी है, मैंने अभी अभी बताया आपको, लंब हो गया ये। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया ये। और आधार क्या है आपका, तो ओबियस सी बात है, आधार तो आप जानते ही हैं कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। सी बी आधार, तो यहाँ पे सी बी लिखा है, देखिए आधार जो है आपका सी बी है। जैसे मैंने बताया आधार कौन सा होता है, जिस पे दोनों 90 डिग्री भी आए और थीटा वाला एंगल भी आए, वही आधार मानना है। तो हमारा जो है कभी भी एग्जाम में फंसोगे नहीं, ध्यान रखना। तो हमारे पास टेन सी का मान, यानी कि टेन सी जो टेन कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 ले लेंगे। 60 का मान जो होता है √2 3 होता है। और ए बी का मान हमें पता नहीं है, ए बी तो एच मान रखा है हमने, तो एच निकालना है हमें, एच एज इट इज़ रखा। सी बी हमें दे रखा है 15, 15 को रख देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 15√3 बराबर एच, और एच बराबर 15√3। तो यहाँ पर जो है हमारा मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी वो ये आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर टेन ए बराबर कोट बी हो तो सिद्ध
सिद्ध करना है a प्लस बी 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होता है। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास टेन ए बराबर कोट बी दे रखा है, तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है, तो थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे को क्या है कि टेन से टेन काट देंगे, तो टेन से हमारा मान लो कि ये टेन है, ये इस टेन से और इस टेन से इस टेन को काट दो, तो हमारे पास बचा क्या, ए बराबर 90 माइनस बी बचा, तो ए बराबर 90 माइनस बी देखने को मिल रहा है हमारे को, तो ए बराबर 90 माइनस बी ये रहा। अब कोणों की तुलना कर दी ना हमने, क्योंकि 10 से 10 हटा दिया, तो ए और 90 माइनस बी बचा। अब ए प्लस बी, इधर माइनस वाला उधर ले जाओगे तो ये ए प्लस बी 90 डिग्री, यही प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल है, 3 लाइनों में आंसर हो गया। 12वां जो क्वेश्चन है देखते जाइए, आपका जो है इस मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच करके इसको 5:8 में विभाजित करना है, यानी टोटल कितने टुकड़े करने हैं, 5 और 8 13 टुकड़े करके फिर इसको, यानी कि हमारे को रेखा दे रखी है 7.6 की, एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं। रचना के चरण, पहला रचना का चरण जो है 7.6 सेंटीमीटर की रेखाखंड, यानी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी 7.6 सेंटीमीटर, ये वाला ए बी हमने 7.6 सेंटीमीटर का। और एक जो है न्यून कोण जो है हमने एक एक्यूट एंगल की कोई भी डिग्री पे हम जो एक लाइन खींच देते हैं ए एक्स, यही लिखा है हमने यहाँ पर भी, आप पढ़ोगे ध्यान से पढ़ लो। इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट होगा कि हम जो ए एक्स हो उसको हम 13 हिस्से में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे को टोटल जो है 5:8 है, जितना अनुपात देता है उन दोनों को जोड़ लेते हैं और उतने भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको 13 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेप की 13 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और जो हर हर हिस्सा जो है आपस में बराबर होगा, यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो यानी कि 8 + 5 बराबर 13 हिस्सों में हम इसको चित्रानुसार जो है यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। अब हम जो 13वें पार्ट को बी से मिलाएंगे, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और हमसे बोल रहा है 5वें पार्ट को बी का, जो हमने यहाँ से जो लाइन खींची है, यानी कि जो मैं अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाता हूँ, तो इसी के समानांतर जो है 5वां, क्योंकि 5:8 है ना, तो 5 पे आएंगे, 5 पर हमको इसी के समानांतर जो है एक और लाइन खींचनी है। तो इस तरह का डायग्राम हो जाएगा, नीचे दिखाता हूँ आपको ये डायग्राम। तो इस तरह का ये डायग्राम बन जाएगा। तो इस पॉइंट को हम फिर से लिख देंगे, 5वें पॉइंट को, कि हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, चूंकि हमें 5:8 में विभाजित करना है, तो बिंदु A5 को, जो A5 जो है, A5 ये रही, इसको A13B से पैरेलल, यानी A13B ये है आपका, A13B ये है, इसी के समानांतर रेखा खींच करके मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये लिख दिया लाइन। अब यहाँ पर जो है ए सी और ए बी को नाप लेंगे। अब हमारे पास ए सी आ गया और बी सी आ गया, इसको दोनों को नाप लेंगे, तो हमारे पास जो ए सी 2.9 और बी सी 4.7 आ जाएगा, और ये टोटल लाइन जो है 7.6 के आसपास जो है आएगी। तो इस तरह से ये रचना हमें करनी थी और इसके चरण लिखने थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो यहाँ पे भी रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, गिवन द एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 60 डिग्री, अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो यहाँ पर क्यू पी आर या आर पी क्यू जो है आपका 60 डिग्री है। इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल को। और हम जानते हैं कि चूंकि केंद्र पर कोण जो है स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का दुगना होता है, जो केंद्र होती है सेंटर, यहाँ पर जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है 60 डिग्री, इसका जस्ट डबल होता है, यानी कि 120 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे एक त्रिज्या खींचेंगे, और दूसरी त्रिज्या जब खींचेंगे तो 120 डिग्री बना करके दूसरी लाइन खींच देंगे, दूसरी त्रिज्या इसी तरह खींचेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंस एंगल ऑफ सेंटर, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा डबल हो जाएगा, तो इस एंगल का डबल 120 हो गया, यानी कि हमको 120 डिग्री यहाँ बनाना है। तो अतः हम कोण क्यू ओ आर जो है 120 बनाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए रेडियस, देन सेकंड रेडियस इज एट 120। पहले हम एक रेडियस बनाएंगे, यानी कि एक त्रिज्या हमने खींची, और इस त्रिज्या पे 120 डिग्री का एंगल बना के दूसरी त्रिज्या खींची, यही लिखा है यहाँ पे। हम एक त्रिज्या खींचते हैं, फिर दूसरी त्रिज्या त्रिज्या पहले से 120 डिग्री पर खींचते हैं। ठीक है, पहली वाली त्रिज्या से 120 डिग्री पे हम खींच देंगे। बस ये हमारे पास में यही हमारी स्पर्श रेखा जो है बताती है कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पे लंब होती है, तो ये स्पर्श रेखा जो जा करके त्रिज्या पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगी। यही हमारा जो है यहाँ पर लास्ट जो है ये डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हम जरूर लिखेंगे कि कौन सा किसके परपेंडिकुलर है, ये चीज़ तो हमें साइन हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार स्पर्श रेखा बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, क्यू और आर से लंब खींचते हैं। ठीक है, लंबवत खींचते हैं रेखाएं, और जो कि सीधी की सीधे आपके जो है पी और आर से जो हम यहाँ पे 90 डिग्री एक खींचेंगे, और यहाँ से एक 90 डिग्री खींचेंगे, दोनों खींचेंगे तो ये 60 डिग्री पे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये बनाया, उसके बाद में हमने पी वाला लाइन खींचा। तो इस प्रकार हमारा चित्र जो है इस तरह का दिखेगा, जो लास्ट फाइनल फाइनल जो डायग्राम होगा वो इस तरह का दिखेगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, एक थैले में एक लाल, 5 काली, 3 नीली गेंदें हैं। बिना थैले के अंदर झाँके हुए हमें निकालनी है। एक काली, दूसरी एक बार आपको काली निकालनी है, फिर लाल निकालनी है और फिर नीली निकालनी है और इनकी प्रायिकता क्या है वो बतानी है। बहुत सिंपल है। हमारे को देखो थैले में लाल गेंदों की संख्या 1 दे रखी है, यानी कि रेड बॉल्स की संख्या 1 है, ब्लैक बॉल्स की संख्या 5 है और उसके बाद में आपका ब्लू बॉल्स जो हैं वो कितनी है? 3 है। तो टोटल बॉल हो गई आपके पास 9, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ बॉल इन थैला, यानी कि आपके बैग में 9 हो गई। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जितने भी आप निकालोगे टोटल मैक्सिमम 9 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, यानी कि मैक्सिमम संभव परिणामों की संख्या 9 हो गई। अब हम जानते हैं कि हमारे को काली गेंद निकालनी है। पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट हल करने जा रहे हैं। तो काली गेंदों के अनुकूल परिणाम कितना है? तो काली गेंदें हमारे पास 5 है। 5 जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5, 9 में से 5 बार हम काली गेंदें निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है काली गेंद की, तो हमें पता है कि थैलों में काली गेंदों की संख्या बटे में थैलों में गेंदों की कुल संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ बॉल। अभी अभी हमने टोटल नंबर्स ऑफ बॉल देखा है कि 9 है, तो बस 5/9 कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से लाल वाला भी निकालेंगे। लाल भी हमारे पास एक ही है, तो यानी कि एक ही निकलेगा 9 में से, तो 1/9 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा तीसरा जो है सी, यानी कि नीली गेंदें निकालनी है। नीली गेंदें हमारे पास 3 है, यानी कि 3/9 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये सारे के सारे मैंने इंग्लिश और हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है उसको आसानी से उतार सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन सी आ गया आपका। 7 मीटर ऊंचे एक भवन शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके बाद का अवनमन कोण जो है 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले डायग्राम को समझना कि ये क्या बोल रहा है, पहले डायग्राम को समझना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, the angle of elevation of tower is 60 degree and the angle of depression is 45, determine the height of the tower। यानी कि इस जो आप एक भवन के ऊपर यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप जब किसी टावर को ऊपर देख रहे हैं तो ये आपका जो है यहाँ पे ऊपर देखते समय जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और जब आप यहीं से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपका एंगल जो है 45 डिग्री बन रहा है। जब इस को आप टॉप पे देख रहे हैं तो ये वाली लाइन जो है आपकी कितनी बना रही है? ये लाइन जो है आपको बना रही है 60 डिग्री। और ये वाली जो दूसरी लाइन यहाँ से नीचे की तरफ बॉटम में देख रहे हो, पाद में देख रहे हो, यानी कि जो इसका बॉटम है इस जड़ में देख रहे हो, तो आपको मिल रहा है 45 डिग्री का एंगल। ये बोला है क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया और यहाँ से सीधी की सीधी डिस्टेंस हमने अब सभी के नाम दे दिए, ए बी और सी और ई, ठीक है, सी डी और ई, क्योंकि ये इसके इसके बराबर में ये चित्र मैं आगे बनाऊंगा। इस तरह का खाली चित्र बना के देख लेंगे। तो इस तरह से समझाने के लिए माना भवन ए बी और टावर सी ई है, ये हमने इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया। इस बात को समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। और गिवन जो है हमारे को कि ए बी जो है, यानी कि ए बी, ये भवन की हाइट जो है हमारे को 7 सेंटीमीटर दी गई, दिया गया भवन की ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। अब भवन के शिखर से जो मीनार का उन्नयन कोण है, यानी कि भवन के टॉप से जब हम मीनार के ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद में अतः जो है एंगल, हम अगर यहाँ से हम सभी के नाम दे देते हैं ए बी सी डी, जिस तरह से नाम दे दिया तो जैसे हमने यहाँ पे माना है तो उसी तरह से मान के, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल ए डी 60 डिग्री है, यानी कि एंगल ई और फिर ए और फिर ये डी, ठीक है, डी यहाँ पर है, तो ये 60 डिग्री है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई देगा ई ए डी जो है ये 60 डिग्री है। अभी आगे नीचे देखेंगे तब चलेगा। और इसी तरह से आपका जो है मीनार के पाद का जो है एंगल हमारे को दे रखा है ये 45 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका डी ए और सी जो है 45 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए सी ए डी या डी ए सी जो है हमारा 45 डिग्री है। यही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे आप, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। अगला जो है वी नीड टू फाइंड, हमें क्या है, किसको ज्ञात करना है? सी ई को ज्ञात करना है, पूरा ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात सी ई ज्ञात करना है। सिंस यानी कि हम जानते हैं ए बी और सी डी जो है पैरेलल है। आप देखेंगे ये ए और ये बी है, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, समानांतर है। तो यानी कि अगर ये ए बी हमको 7 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ये ए 7 है, ए बी 7 दे रखा है, इसमें पूरा दे रखा है भवन की ऊंचाई। तो ए बी अगर 7 है तो ये डी सी भी इतना ही 7 होगा, क्योंकि ये समानांतर है, तो ये भी हमारा 7 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया। तो ये हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। और ए डी और बी सी भी समानांतर है, यानी कि ए डी वाली ये वाली लाइन और नीचे जो ये वाली लाइन ये भी समानांतर है। तो दोनों ए डी और बी सी भी समानांतर है, तो ये दोनों समानांतर हो गए। लेकिन हमको इसकी डिस्टेंस नहीं पता है, तो अगर हम बी सी की डिस्टेंस निकाल ले तो हमें ए डी मिल जाएगा, और ए डी की डिस्टेंस हमें मिल गई तो हम आसानी से जो है इसकी हाइट को, ऊपर वाली हाइट को निकाल सकते हैं।
क्योंकि एंगल दे रखा है और हमारे पास ये बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए डी और बी सी समांतर है, ये हमने लिख दिया। तो यानी कि ए डी और बी सी बराबर हो जाएगा, यानी कि ए डी वाली लाइन, जो ये लाइन है ए डी वाली, और ये जो बी सी वाली लाइन है ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि टावर और भवन जो है दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े हैं, है ना। तो चूंकि टावर और भवन जो है ज़मीन पर लंबवत हैं, इसका मतलब जो है एंगल यहाँ पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपकी ऐसी रेखा है कि ये ऐसे आपका पैरेलल है। समांतर रेखाओं में जो है ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एंगल को लिख सकते हैं 90 डिग्री। और ए डी और बी सी समानांतर होंगे, ए डी और बी सी समानांतर होंगे, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ए डी और बी सी जो है समानांतर है। ठीक है, तो ए डी और बी सी समानांतर है। और यहाँ पर जो है ये ए डी और बी सी समानांतर है, तो इसके बीच में से ये जो ए सी रेखा जा रही है इसको तिर्यक लाइन बना रही है, तिर्यक लाइन बना रही है। यानी कि ये जो 45 डिग्री अगर ये एंगल है तो 45 डिग्री एंगल ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका जो है एकांतर कोण बना रहा है, अल्टरनेट एंगल हो गई है आपके। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख देंगे कि हमारे जो है AC जो है ट्रांसवर्सर, यानी कि AC जो है एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पे AC जो है एक तिर्यक रेखा है। अगर ये 45 है तो नीचे वाला भी इसका अपोजिट वाला एकांतर कोण भी 45 डिग्री होगा, तो ACB जो है 45 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा ये ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल ABC। अब देखते हैं A और B और C, यानी कि हमारे पास ये वाला पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ABC वाला। इसमें हमारे को ये जो है 45 डिग्री दे रखा है, मिल गया मतलब, क्योंकि हमने ट्रांसवर्स लाइन निकाली है एकांतर कोण से, हम 45 डिग्री मान सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये 45 है और ये 90 डिग्री है, यानी कि आधार हमें मिल गया। BC जो है हमारा आधार हो गया, आधार हो गया। तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारी लंब हो गई, और ये जो हमारे पास में ये टेढ़ी वाली लाइन जो है ये कर्ण हो गई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि tan C बराबर लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। और C की वैल्यू जो है हमारे को कितनी है, tan C 45 है, तो 45 लिख देंगे। 45 का मान जो है 1 होता है। और ए बी अपन बी सी है, ए बी अपन बी सी को ऐसे ही रखते हैं। अब हमारे को जो वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 7, तो ए बी को यहाँ पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बी सी निकल जाएगा, जो कि हमें आधार ये वाला जो चाहिए। तो बी सी जो हमारा वो भी 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास बी सी 7 आ गया, तो बी सी अगर 7 है तो ए डी भी हमारे पास 7 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बी सी और ए डी दोनों बराबर हैं। यही चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी, तो ये हो गया हमारे पास 7। अब ये हमारे पास जो ए डी अगर ये 7 आ गया, तो हमारे पास ये 60 डिग्री दे ही रखा है, तो हमारे पास ये हाइट भी आ जाएगी। तो चलिए नाउ ट्राइंगल ए डी ई से, यानी कि ए डी ई, ये जो आपका ए, ये वाला ए, फिर ये वाला डी और ये वाला ई, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। पहले नीचे वाला, सबसे नीचे वाला ट्राइंगल लिया था, अब सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो हमें वही चीज़ वापस करनी है कि हमारा जो है लंब बटे आधार हो जाएगा tan A। और लंब बटे आधार होता है, तो लंब इसमें जो है आपका ED है, क्योंकि आप देख सकते हो लंब कौन सा है आपका, ED है। और आधार क्या है आपका, AD है। ठीक है, और ये आपका कर्ण है। और तो हम लंब बटे आधार इन परपेंडिकुलर अपन बेस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे tan A की वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 रखा, और 60 की वैल्यू होती है √3 ED अपॉन AD। और हमारे पास AD की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी 7 है, 7 को रख देंगे तो ED की वैल्यू निकल जाएगी 7 √3। तो हमारे पास 7 √3 केवल ED की वैल्यू आ गई। अब ED की वैल्यू आ गई, प्लस में हम DC कर देंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा ये लंबाई निकल जाएगी। तो हमारे पास DC पहले से ही 7 दे रखी है, क्योंकि 7 ये है तो 7 ये भी होगा। हमने पहले डिस्कस किया था, तो इसको 7 से जोड़ देंगे तो इसमें 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 7 जो है √3 + 1 मीटर जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी टावर की जो है ऊंचाई है, हाइट है, वो इतनी निकल के आएगी। अगला जो 16वां क्वेश्चन है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि इस टाइप का है। और यहाँ पर जो है जो उसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, अध्यारोपित है, उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यानी खिलौने की पूरी ऊंचाई जो यहाँ से बॉटम से ले करके टॉप तक की ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है ये वाली, ये आपकी 3.5 है। यानी त्रिज्या ऐसे भी 3.5 होगी आपकी, यानी कि त्रिज्या इधर भी 3.5 है आपकी, त्रिज्या इधर भी 3.5 है, और त्रिज्या जो नीचे की तरफ है ये भी 3.5 ही है, ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है, तो यहाँ पर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय यानी बाहर वाला क्षेत्रफल, बाहर जितना भी मुड़ा हुआ जितना भी आपको ये बाहर का सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो मैं क्या करूँगा, इस शंकु यानी कि कोन का सरफेस एरिया प्लस में जो है आपका ये आपका एक जो है अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर, इस सरफेस एरिया यानी दोनों के सरफेस एरिया को जोड़ दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर
बराबर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ देंगे, पहले हम निकालते हैं अर्धगोले का, फिर निकालेंगे शंकु का और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो हमारे को पहले रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि अर्धगोले का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे कि ये जो है आपका, और आपका जो अर्धगोले का जो रेडियस है ये तो है ही, और ये भी शंकु का भी रेडियस है। देखोगे तो आप शंकु का भी रेडियस देखने में आपको मिल जाएगा कि हाँ ये शंकु तो इसी के ऊपर बैठा हुआ है ना, तो उसका शंकु का जो रेडियस है वो दोनों बराबर है। तो हम लिख देंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर होगा रेडियस ऑफ कोन बराबर जो है 3.5, यानी कि अर्धगोले का त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r² होता है। हमारे पास r की वैल्यू है ही, तो हम r की वैल्यू रखते हैं, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि पाई r l होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो कोण का क्या होता है, पाई r l होता है। रेडियस हमें पता ही है कि 3.5 है। अब हम क्या करेंगे, जो है टोटल, अभी क्या है कि हमारे पास पाई r l तो है, तो l जो है वो हमें आपका जो है एल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसकी तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा के। पहले तो हम देखते हैं, देखो कि ये शंकु का जो है इतना ही हमें ऊंचाई चाहिए, केवल इतना, और दे तो रखा है इसने पूरा का पूरा, तो हमें जो है इसमें से जो है इतने पार्ट को हटाना पड़ेगा। इतना पार्ट किसके बराबर है, तो इतना पार्ट जो है रेडियस के बराबर है। तो रेडियस जो है यहाँ से घटा दूंगा, तो ये 15.5 में से अगर रेडियस निकाल दूंगा तो शंकु के ये वाली जो हाइट है यहाँ पर हमारे को ये वाली मिल जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो छोटा एल होता है ये हमारी स्लांट हाइट होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। कैपिटल एल नहीं है ये, एच नहीं है ये, एच नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको घटा दिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया, एल निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शंकु का जो कोण का रेडियस हमें पता ही है, और शंकु की जो हाइट है, यानी कि कोन की जो हाइट है वो निकल जाएगा टोटल हाइट में से जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को घटा देंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया, तो 15.5 माइनस 3.5 जो कि 12 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से इस शंकु की ऊंचाई यहाँ तक आ गई। 12.5 एच आया है, ये कैपिटल एच आया है। हमारे को एल जो है निकालना पड़ेगा क्योंकि एच हमारे पास आ गया है, तो एच की वैल्यू तो ये आ गई। तो हमारे पास जो एल का फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो एल स्क्वायर में जो है हमें निकालना है एल की वैल्यू, तो हमें एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दी गई है। दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा ये, और रूट में जब जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे, एलसीएम वगैरह जो भी लेना है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको क्या करा हमने, 3.5 का स्क्वायर है ना, इसको हमने क्या 7.7/2 कर दिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्वायर करके कर सकते हैं, हमने इसको जो है ईजी करने के लिए किया। तो एलसीएम ले लेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक 625/4 आएगा। 625 का जो अंडर रूट निकालोगे तो 25 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी 25/2 जो है हमारे पास में एल की हाइट आ जाएगी, यानी कि ये 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हमारे पास जो अभी ये हाइट आई, ये वाली तिरछी ऊंचाई, यानी कि हमारे पास जो अभी हमने हाइट निकाली वो ये वाली निकाल दी, एल निकाला है ना, ये वाली एल निकाली हमने कितनी, कि ये आया हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर जब आ गया है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है शंकु का जो है कर्व सरफेस एरिया निकालने का, जो कि पाई r l होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की हमारे पास 3.5 है, एल अभी अभी हमने 12.5 निकाला, रखा, इसको सॉल्व किया, काट पीट किया, और 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब शंकु का भी निकाल लिया, ऊपर हमने अर्धगोले का भी निकाला था, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि टोटल सरफेस एरिया जो है दोनों को जोड़ने से मिलेगा, तो हमने दोनों को जोड़ा, और दोनों को जोड़ने पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल निकला। तो हम लिख देंगे, अतः खिलौने का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये त्रिज्या जो ये दे रखा है, ये त्रिज्या जो अर्धगोले का है वो शंकु की जो हाइट है ना वो उसके बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना है, डायग्राम इसीलिए बनाया है समझाने के लिए। और जो है बराबर है, तो इस ठोस का आयतन जो है पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, यानी कि हमको पाई में ही लेके चलना है सब कुछ। ठीक है, तो हमारे वही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ठोस का कुल आयतन जो है, इस पूरे सॉलिड का कुल आयतन क्या होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इस वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे,
प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो है हम अभी यूज़ करेंगे, जो कि 1 बाई जो है आपका 3 पाई r² h होता है। तो यहाँ पर जो है रेडियस दे रखी है r, आपको 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है h दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिली हुई हैं जो शंकु के द्वारा शंकु के लिए दी गई हैं। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और शंकु की हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन जो 1/3 पाई r² एच होता है, तो यहाँ पर एच हमारे पास है, आर है, तो सभी की वैल्यू को रखते हैं। हमारे पास जो है पाई को हम नहीं रखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे को पाई में ही निकालना है वैल्यू। यहाँ पे बोला है कि हमें पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, तो हम पाई को नहीं छेड़ेंगे, पाई को एज इट इज रखेंगे। तो 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। अब हेमिस्फीयर का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई r³ होता है। तो हेमिस्फीयर जो नीचे वाला जो अर्धगोला है इसको निकालेंगे। तो अर्धगोले का आयतन जो है, रेडियस हमारे को आर चाहिए केवल, बाकी दो चीज़ें, तो 2/3 पाई r³ तो 2/3 पाई r³ करेंगे तो वही चीज़ हमारे 2/3 पाई सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 1/3 पाई प्लस में 2/3 पाई, और दोनों को जोड़ा तो 3/3 पाई हो जाएगा। अब 3/3 से 3 कट जाएगा, यानी कि एक बचेगा, 1 × पाई, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आंसर आ गया। यानी कि कुल जो ठोस का आयतन है वो हमारा 22 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब अगला 18वां क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली वर्ग अंतराल लिखा है, यानी क्लास इंटरवल जो हम लाइन से लिख देंगे इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इसको लिखना है, वर्ग अंतराल को। तो लिख दिया, ये सारा का सारा टेबल में लिख दिया, ये रहा। उसके बाद में हमें बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को हमें इसी तरह से लिख देना है, 5, 8, 10, 3, 8 और 6। तो नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा और चलता हूँ तो आपको दिखाई देगा 6। ठीक है, और इसके बाद में हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है, 5 का 5, 8 और 5, सॉरी, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों का बीच का। तो 5 और 10 का बीच क्या होगा, 5। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये फिर जोड़ो तो 2 से डिवाइड कर दो, सबको जोड़ते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, ये आता जाएगा। ये तो आपने सीखा भी है, आपको क्लास में सिखाया है सब, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये 55 प्लस में 60, 110 हो जाएगा, 110/2 इसका 55 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे क्लास मार्क निकाल दिए। एफ आई तो ये था, और क्लास मार्क जो है ये हमने एक्स आई निकाला। तो Fi × XI, तो 5 × 5 25 हो गया, 8 × 15 120 हो गया, 10 × 2 25 जो है 250 हो गया, 3 × 35 105 हो गया, 8 × 45 360 हो गया, और 6 × 55 जो है 330 हो गया। इन टोटल को करेंगे तो सिग्मा जो हमारा, सिग्मा Fi/Xi जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1190, और सिग्मा Fi जो है आएगा 40। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, माध्य यानी कि मीन निकालने का, सिग्मा XI/FI/FI होता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर देखे जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर करें, आप हमेशा इसको तैयार रखें। ठीक है, बस इसमें 1190/40 कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 119/4 बचा। 119 को 4 से डिवाइड करोगे तो 29.75 जो है आपका माध्य आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्न आंकड़ों की माध्य का यानी कि मीडियन निकालना है हमें। मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हमें ये जो है टेबल दे रखी है, इस टेबल से जो है हम CF निकालेंगे। केवल एक ही चीज़ निकालनी होती है, CF। इस टेबल को एज इट इज़ उतारेंगे और उसका CF निकाल देंगे। तो चलिए इस टेबल को उतारता हूँ। इस टेबल में आपको दे रखी थी कल क्लास इंटरवल, जो कि 10 25 25 से 40 इस तरह से ये पूरा दे रखा है। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पूरे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर जो है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो है आपको दे रखी है, वही चीज़ हमने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है वही चीज़ लिख दी। अब हमें CF निकालना है। CF क्या होता है, इसी को एज इट इज़ उतारते हैं, फिर आपका नेक्स्ट वाला जोड़ के लिख देते हैं। तो ये 3 और 2 5, 5 जोड़ करके यहाँ पे 5 लिख दिया, और 5 के अगला जोड़ेंगे 7, तो 12 हो गया। 12 में अगला जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में अगला जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में नेक्स्ट जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या क्या निकालना है, तो 30 तो टोटल आ गया, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। और n निकल गई तो हमारे पास n/2 निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे को जरूरत पड़ती है n/2। तो सबसे पहले n/2 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 15। 15 आ गया, यानी कि ये कहाँ पे आ रहा है, तो 15 जो आएगा 18 वाले में आएगा। ठीक है ना, 18 के बीच में ही आएगा ना, मतलब 18 वाले लाइन में आएगा, क्योंकि 12 में नहीं आएगा, 12 वाला कम हो जाएगा, 24 वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 वाला जो है हमारे 18 वाला जो है 15 के करीब है। यानी कि ये वर्ग अंतराल जो है किस में बिलोंग कर रहा है, तो इसको देखिए आप, ये वाला वर्ग अंतराल जो है 55 से 70 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 55 से 70 वाली लाइन में है, तो 55 से 70 के अंदर आएगा। यानी कि जो है, इसको इंग्लिश में भी लिखा है, इट्स कम्स अंडर द क्लास इंटरवल 55 to 70। अब लोअर लिमिट जो है L, इसमें लोअर लिमिट क्या है, जो अभी हमने लिखा था 55 से 70 के बीच में आएगा, इसमें से सबसे कम वाला क्या है, तो 55 है। तो 55 जो है हमारा L आ गया। ठीक है,
ये बता दूंगा, एल एफ जो है ये सारा बता दूंगा नीचे की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ, एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, इसी लाइन की फ्रीक्वेंसी, यानी 18 वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 6 है यहाँ पे, तो 6 हो गया। सी एफ जो होता है हमारा, ये 18 वाली जो हमने निकाली थी, 18 कैसे निकाला था, तो n/2 करा था और 15 आया था, 15 जहाँ पे आता उसको मान लेते, तो हमारा 15 18 में आ रहा, 18 का जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, तो सी एफ ले लेंगे हम, जो है हमारे 12 आ गया सी एफ, ठीक है ना, जस्ट ऊपर वाला होता है जो भी हमारी आती है। और एच जो हाइट होती है, वो लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो, तो 70 में से 55 घटाओ तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 15 का डिफरेंस है, तो 15 जो हमारा हाइट हो गया, तो 15 हमारा हाइट आ गया। माध्यक निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L+N/2 माइनस CF/F/H, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो हम, इस फॉर्मूले में L क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट होती है ये। N क्या होता है, आपका नम प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। उसके बाद में सी एफ क्या होता है, मार्ग माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग हमने कौन सा निकाला था, 18, तो इसके ठीक पहले वाली कौन सी है, 12, तो 12 ले लिया था। इसी तरह से एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, तो अभी अभी मैंने आपको 18 था, तो इसके माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ जो है 6 ले लिया था। और इसके बाद में एच जो वर्ग माप, यानी कि जो है एच हाइट जो है कॉलम की कितनी है, तो एच जो है इनके बीच का डिफरेंस होता है, इनके बीच में अंतर कितना है, सभी जगह 15 का अंतर है, तो 15 जो हमारी हाइट हो गई। तो ये हमारे एच निकाल लिया, तो सारे के सारी वैल्यूज़ ये रही। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो चलिए आगे की तरफ पुट करते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए 55, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, 55 क्या है ये, तो 55 जो है हमारे पास में एच है कि एल है, ये देखिए आप, तो यहाँ पे एल है। एल हमने कितना निकाला था, तो एल देखिए 55 है, ठीक है ना, निम्न सीमा, लोअर लिमिट 55, और 70 में से लोअर लिमिट कितनी थी, 55, तो 55 हमने रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, n/2, n/2 कितना निकाला था, n/2 15 आया था, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है माइनस सी एफ हमने 12 निकाला था, तो ये रहा 12, ठीक है। इसके बाद में आपका अपॉन में क्या है, 6 है, 6 क्या है आपका एफ, तो एफ कितना निकाला था हमने, ये रहा 6, एफ है ना इसके बटे में, तो एफ जो है हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6। और इनटू में जो है आपका एच, तो हाइट जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो 15 का डिफरेंस है, तो 15 हमारा हाइट आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 में से 12 गया 3/6, 3 से काट देंगे, तो इस तरह से हम काटेंगे, काट के देखते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो है 1/, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक जो है मैंने कर दिया है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ही गलती करी है, लिखते समय ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में काट दिया, तो यहाँ पर जो है इसको सही कर लेना आप। मैं इसको अगर मैं करूँ, तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, मैं देखता हूँ आपको कैसे सॉल्व कराएं हम। यहाँ पे आप काटोगे, तो ये कटेगा आपका 1 टाइम में, और ये कटेगा आपका 2 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 1/2 आ गया, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, ये नहीं आएगा 1/2 इंटू में 15 आएगा, ठीक है, इसको हटा दो, 15 आएगा। अब 55 प्लस में 1/2 इंटू 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/2, तो यहाँ पे आएगा 15/2, ठीक है। यहाँ पे 15/2 कर देते हैं, 15/2 कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो इसको मैथमेटिक्स को जरूर सही कर लेना आप, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जैसे, तो यहाँ 15/2 आ जाएगा। 15/2 का मतलब जो हो गया आपका 55 का दुगना 110, और प्लस में 15, 110 बटे प्लस में 15 कितना हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, 125 आ जाएगा ना, 10 15 और 10 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 125/2, ठीक है। यहाँ पे 125 आ जाएगा, इसको थोड़ा सही कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो यहाँ पे 125/2 आ गया। अब 125 के आगे जो है, इसको 125 को डिवाइड करोगे, तो इसका ये भी नहीं आएगा आंसर, इसको भी हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। तो मैं आपको पहले मिटा देता हूँ चीज़ों को, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो सकती हैं। तो यहाँ पर 1/2 आ गया इंटू 15, तो इसको हमें नहीं लिखना था, ये 15 ही रहेगा, और यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/2 है। और यहाँ पर जो है आपका ये 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आपका यहाँ पे भी 15 आएगा, 15/2 हो जाएगा ये, और 15/2 को जब एलसीएम लोगे, तो यहाँ आ जाएगा 15 का 15, और यहाँ पे आ जाएगा 110, ठीक है। 110 और 15 आपका 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 25 मेंशन करना है, तो मैं 25 जो है यहाँ पे 2 लिख के मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये देखिए 125 हो गया, 125/2, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। 125 का आधा जो है वो कितना होगा हमारा, तो 100 का आधा हो जाएगा आपका 50, और 25 का आधा हो जाएगा 12.5, तो 12.5 और 25, 100,
आपका हो जाएगा 62.5 है अप्रॉक्सीमेटली। आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके, जो डिवाइड करोगे आप 2 से तो 62.5 जो है इसका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर जो है लिख देता हूँ। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो आएगा 62.5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 62.5। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन आपने देखा कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक एक चीज़ को स्टेप किया, मैंने आपको बताया कि 1/2 हो जाएगा क्योंकि 3 1 जा 3 3 0 6 होगा ना ये। तो यहाँ पर मैंने 1/6 ही लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया था कि मैंने काट दिया है। तो 1/2 हो गया, 15 इंटू में है, 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15/2। और यहाँ पे 55 तो है ही, 55 और 15/2 का एलसीएम लेंगे तो ये 110 हो जाएगा। 110 प्लस में 15/2 और बराबर में आ जाएगा ये, इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125/2 और 125 का आधा जो है 62.5। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपने देखा और इसी तरह से आपके और भी सॉल्यूशंस जो हैं बनेंगे। और आपके जितने कमेंट्स आएंगे, जितनी रिक्वेस्ट आएगी, जितने लाइक्स और शेयर्स होंगे, बहुत जल्द कमेंट्स के साथ में, बहुत जल्द शेयर्स के साथ में ज़्यादातर सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ में। जहाँ मिस्टेक होगी वो बताया भी जाएगा और पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा बहुत तरीके से, जो कि आपको एग्जाम में ही लिखना है, उसी से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस करना भूलना नहीं, नहीं तो आपसे ये 1.5 घंटे में सॉल्व नहीं होने वाला। यहाँ पे देखने में आपको आसान लग रहा होगा, सर ने तो फटाफट बता दिया, हम भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे ये नहीं हो पाएगा। 1.5 घंटे में मैथमेटिक्स को सॉल्व करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आएगा कि आपने पहले क्यों नहीं तैयारी करी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट कर दें नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, ताकि हम लोग जो है सॉल्यूशंस बनाते हुए आपके कमेंट का भी ध्यान रखें।